Welcome in A part of 7th lecture, and in the series of lecture A part, B part, C part and D part, we will find the eigenvalues and eigenfunction for a Fredholm integral equation of second kind, and here you will learn the reduction of integral equations to the system of algebraic equations. Okay, it is our topic which is mentioned in our syllabus, and to cover this topic you should first familiar with the eigenvalues and eigenfunctions. I just gave the introduction in 6th lecture and part A. Okay, so that is not sufficient, so in today's lecture first we will consider eigenvalues, eigenfunctions, trivial solution for a homogeneous integral इक्वेशन ऑफ फ्रीडॉम टाइप. ठीक है, तो कुछ ऐसा स्टार्टिंग करेंगे. दिस इज इंट्रोडक्शन. ठीक है, एंड इसको हम यूज करेंगे टू फाइंड दिस, टू कवर दिस टॉपिक, रिडक्शन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन टू सिस्टम ऑफ algebraic equations. And I'm considering कि you are familiar with algebraic equations, and before giving this topic, I first give all the cases when the system of equations ax is equal to b have the solution. पहले वो consider करेंगे क्योंकि उसका मुझे यूज़ करना है यहाँ पर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस टाइप. देखिए, जब मैंने आपको टाइप करवाए थे काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन फ्रीडॉम एंड वोल्ट्रा. ठीक है, एंड लिमिट a टू b, ये जो a टू b आपका है, अगर ये आपका कांस्टेंट है तो ये आपकी फ्रीडॉम होगी. एंड जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी तो आई रोट हियर अल्फा एस जी एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा a टू b के एस टी जी टी एंड डी टी. वेयर अगर आपका एफ एस, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए एफ एस नहीं है तो इट इज़ होमोजीनियस. ठीक है, दैट्स वाई आई रोट हियर होमोजीनियस, लिमिट आर कांस्टेंट, दैट्स वाई फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशंस, एंड इट इज़ माय फर्स्ट इक्वेशन. अब इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर यहाँ जी टी आप जीरो लेते हैं तो यहाँ पर जी एस भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो आपकी लैम्डा पे कोई कंडीशन नहीं है और ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट. ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जब आपका एग्जिस्टेंस में होगा, इन दैट केस आपकी कोई आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है, तो हम यहाँ कंक्लूजन दे सकते हैं कि अगर आपकी होमोजीनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन है, ऑलवेज केप्ट इन योर माइंड कि वन हैज़ दिस सॉल्यूशन जी एस इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमेशा सॉल्यूशन होगा ही होगा इसका. ठीक है, इसको हम कैसा सॉल्यूशन कहते हैं, या तो हम जीरो सॉल्यूशन कह देते हैं या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. आई थिंक ये क्लियर होगा आपको पॉइंट. सेकेंड, हेयर मेरा पैरामीटर क्या है, हेयर माई पैरामीटर इज लैम्डा. तो लैम्डा in this equation first, this is my first equation ना, तो लैम्डा इन इक्वेशन मुझे इसकी वो वैल्यू चाहिए दैट हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन, यानी कि एक जी एस दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन लगा रहे हैं. तो वो द वैल्यू लैम्डा की जिसके लिए इसका नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस इक्वेशन का, दैट इज़ नोन एज आइगन वैल्यू. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने किया था लेक्चर 6th के ए पार्ट में 1 बाय लैम्डा मैंने किया था और म्यू लिया था इन दैट केस. ठीक है, तो इन दैट केस अगर लैम्डा जीरो ले लेते हैं तो जी एस जीरो होता है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है. दैट्स वाई वहाँ पर आइगन वैल्यू जब डिफाइन की थी डेफिनेशन 1 बाय लैम्डा फॉर्म की थी. तो आज हम उसको थोड़ा एलेबोरेट करके मेंशन कर रहे हैं कि कैसे होगा. तो आपको क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर लैम्डा, दिस वैल्यू for which this equation number 1 has non-zero solution. अब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो these are called the eigen values. इस इक्वेशन के आइगन वैल्यू कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे ये आपका कर्नल है के एस टी, ये वाला जो है ना, तो कर्नल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लैम्डा की जो वैल्यू जिस पर नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, दैट इज नोन एज योर आइगन, मतलब लैम्डा आपका आइगन वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ जी एस जो आपका सॉल्यूशन आएगा दैट इज नोन एज योर आइगन फंक्शन. तो ये मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है. तो एवरी नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ वन, एंड
इफ़ यू फाइंड द नॉन जीरो सॉल्यूशन, यानी कि ये जो जी एस सी जी नॉट इक्वल टू जीरो आया ना इस लैम्डा की कॉरस्पॉन्डिंग के वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये जो सॉल्यूशन आया, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड माय आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू दिस लैम्डा। ठीक है, तो आपने क्या लर्न किया कि अगर आपकी होमोजीनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन है तो इसमें आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर है तो कोई आइगन वैल्यू नहीं होगी, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉन जीरो सॉल्यूशन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसके लिए जो वैल्यू लैम्डा की आएगी दैट इज नोन एज योर आइगन वैल्यू, एंड दिस नॉन जीरो सॉल्यूशन इज नोन एज आइगन फंक्शन। एंड माई ऑब्जेक्टिव इन द series of lecture will be to find that value of lambda for which GS is not equal to 0। ठीक है, हम करेंगे, हमने अभी टॉपिक करना है इंटीग्रल इक्वेशंस विद सेपरेबल कर्नल्स या रिडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब करते हैं कुछ कंडीशंस कि अगर GS सॉल्यूशन है तो क्या इसका कांस्टेंट से गुना करने पर भी वो सॉल्यूशन होगा। देखिए, दीज आर द 3 रिजल्ट्स विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर फर्दर स्टडी। थोड़ा इनको देखते हैं। देखिए, अगर लैम्डा 0 होता है, केस हम ले रहे हैं होमोजीनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशंस। देखो, जी एस इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा ही अगर मैं 0 ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, जी एस इज इक्वल टू 0। अगर जी एस 0 हो गया तो ये तो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू, रिमेंबर दिस वन। ठीक है, सेकेंडली, इफ़ जी एस अगर आइगन फंक्शंस हैं, यानी कि मेरे पास लैम्डा एक पैरामीटर ऐसा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे जी एस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो जी एस आइगन फंक्शन हो गया आपका। अभी हमने पिछले पैराग्राफ में भी किया। अगर जी एस सॉल्यूशन है तो ये दो देखो, सी इंटू जी ऑफ एस, ये जो वैल्यू आएगी दिस इज आल्सो द सॉल्यूशन वेयर सी कौन है, सी कोई कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ लिया, तो ये भी आपका आइगन फंक्शंस होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू। ये हम करेंगे आगे। मैंने आपको करवाना है काफ़ी कि आइगन फंक्शंस जो है दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और ऑर्थोगोनल और इस फॉर्म में चलेंगे। तो लीनियर, ये सी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू वन आइगन वैल्यू देयर इज़ वन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। चलिए, ये बहुत एडवांस हो जाएगा, ये बाद में करेंगे। अभी आपको जस्ट ये करना है कि अगर आपके पास जी एस दिस वन, अगर ये आइगन फंक्शन है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर बनेगा वो भी आइगन फंक्शन होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड काइंड का मतलब है जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, जी एस इज इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एस टी। ठीक है, तो ये इस टाइप की होमोजीनियस इक्वेशन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी भी जब करवाऊंगी आपको। तो अगर आपकी होमोजीनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है तो दिस जनरली हैव नो आइगन वैल्यूज। जब आइगन वैल्यू नहीं है तो आइगन फंक्शंस भी होंगे नहीं होंगे, और इट मे नॉट हैव एनी रियल आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस। हो सकता है आइगन वैल्यू हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जनरली होमोजीनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन की सेकंड काइंड की आपकी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, ये सब हम कर रहे थे, ये नॉलेज है, आपने माइंड में जरूर रखना। वी विल स्टार्ट योर सिलेबस टॉपिक रिडक्शन आफ्टर दिस स्लाइड, एंड when you cover up these series of lectures you will able to give the answer of this one। आप क्या लर्न कर लेंगे, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस, एंड यू आर एबल टू रिड्यूस दिस इंटीग्रल इक्वेशन टू द सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस। एंड जब सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस आप करेंगे तो उसमें कुछ कंडीशंस आएंगी कि इसके आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा आपकी इंटीग्रल इक्वेशन का। तो जब आप ये टॉपिक करना चाहेंगे तो यू शुड अवेयर ऑफ सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो फर्स्ट आई विल गिव सम रिजल्ट्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड देन आई विल स्टार्ट द टॉपिक। योर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये होमोजीनियस सिस्टम आपने किया था। इफ़ आई राइट ए इज दिस वन, A11, A12 up to A1 n
A21, A22 and A2n and A1, M1, AM2, AMN. ठीक है, and here I write C1, C2 and up to C of n. And if I write on the right hand side is B1, B2 up to number of rows is BM. ठीक है, अभी हम केस लेके चल रहे हैं कि m इज इक्वल टू n है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है आपकी, तो m इज इक्वल टू n केस है, तो ये आपका AX इज इक्वल टू B फॉर्म बनी, जिसमें आपकी A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आपने केस किए हैं जब स्क्वायर भी नहीं होता है। अब या तो B 0 होगा या B 0 नहीं होगा, तो टू केस हैं। अगर आपका B 0 नहीं है एंड इफ़ योर B इज इक्वल टू 0 है ना, ये केस किया है। आई एम सेइंग कि B इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर B 0 नहीं है एंड यू वांट टू फाइंड द C1, C2, C3, तो इस पर कंडीशन क्या थी? अगर डिटरमिनेंट ऑफ दिस सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 0 देन यू आर एबल टू गिव द आंसर, दैट इज दिस सिस्टम हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड अगर आपका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो तब आपका डिपेंड करता है आपकी राइट हैंड साइड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में एग्जिस्ट और में नॉट एग्जिस्ट की कंडीशंस बन जाएंगी। ऐसे ही आपका होमोजीनियस का केस है। अगर AX इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज योर 0, यानी कि कौन सा केस हुआ? होमोजीनियस। होमोजीनियस में अब आपका क्या था यहाँ कंडीशन? अगर इस केस में डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। आई होप ये आपको याद होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है, देखो C1, C2, C3 तो थे आपके, तो सारे CIs क्या होंगे? 0। ठीक है, एंड यहाँ पर टू केसेस बन जाते हैं अगर डिटरमिनेंट 0 और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, या आपने BSc सेकेंड सेम में शायद पढ़ा होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आई विल यूज़ दिस कंडीशन, क्योंकि मेरी फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन बननी है और राइट हैंड साइड या तो 0 होगी या 0 नहीं होगी। जब 0 नहीं है का केस है, इन दैट केस अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो आई विल यूज़ दिस कंडीशन देयर। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो टॉपिक है अपना रिडक्शन ऑफ दिस वन फॉर फ्रीडम सेपरेबल कर्नल, ये हम B पार्ट में स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।